सब्जी ऊपर तेल नीचे। जब तक लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज का इम्पोर्टेंस नहीं था, तब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती थी कि वो घर गृहस्थी के काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई करना, बच्चों का पालन पोषण करना, इन सब कामों में पारंगत हो जाए। जब लड़कियां घर गृहस्थी संभालने में निपुण हो जाती थी तो माता पिता को समझ में आ जाता था कि लड़कियां शादी के लायक हो गई है। फिर आया क्रांति का युग और लड़कियां रसोई की कढ़ाई और चमचों से निकलकर स्कूल और कॉलेज की ओर कदम बढ़ाने लगी। और बस वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में जाने के साथ साथ जब इन लड़कियों को खाना, घर गृहस्थी सीखनी पड़ी तो उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी। और इन दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत थी समय की कमी। फिर आया युग सोशल मीडिया का, और इस सोशल मीडिया ने तो युवा होती लड़कियों के अंदर एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस भर दिया। जहां पहले पढ़ी लिखी लड़कियां शादी के बाद घर गृहस्थी में पड़ने वाले कामों के बारे में सोच सोचकर परेशान होती थी, वहीं अब शादी से पहले तक तो लड़कियां अपनी पढ़ाई और जॉब पर ही पूरा ध्यान देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अब कोई भी काम बस एक क्लिक की दूरी पर है। मोबाइल की स्क्रीन पर क्लिक करो और दुनिया का कोई भी काम करने का तरीका जान लो। आज की तेज रफ्तार जनरेशन से ताल्लुक रखने वाली लड़की है निधि, जिसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली है। वो एक एमएनसी में अच्छे पद पर नौकरी करती है। निधि पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही होशियार थी। दिन के 8-8 घंटों किताबों में सर खपाने वाली निधि ने हमेशा हर क्लास में टॉप किया, जिसकी वजह से उसकी मां ने कभी भी उसे रसोई या घर के कामों के लिए टोका नहीं। गरिमा बहन जी, देखो मेरी किट्टू ने कितना बढ़िया गाजर का हलवा बनाया। मैंने सोचा आपको भी टेस्ट करा दूं। आपके नसीब में कहाँ है निधि के हाथ का बना हुआ खाना खाना। आपकी बेटी तो रसोई में पांव तक नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी बेटी रसोई में पांव नहीं रखती, जरूरत ही नहीं है। इतनी होशियार है मेरी बेटी, आज तो क्या उसे कभी भी रसोई में सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है, अभी तो कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ उसका और अभी से जॉब के ऑफर आने लगे हैं। आप देखना, राज करेगी राज, और किसी सफेद घोड़े वाले राजकुमार के दम पर नहीं, अपने दम पर राज करेगी मेरी बेटी। गरिमा की बात सुनकर पड़ोसन मुंह टेढ़ा करके वहां से निकल जाती है। हाँ, देख लेंगे कौन सा राजकुमार ब्याहने आएगा और कौन से रजवाड़े में जाकर राज करेगी इनकी निधि। पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं ये लोग। ये शायद जानती नहीं कि बहुएं अगर चांद पर भी जाती है ना तो 2 पराठे और 1 कप चाय बनाकर ही जाती हैं। समय बीता, निधि का स्कूल कॉलेज खत्म हुआ और फिर वो एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर जॉब करने लगी। जॉब में आने के बाद तो निधि के पास समय की और कमी हो गई। ऊपर से आजकल का ओवरटाइम का कल्चर, जिसने वैसे ही कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉइज की नींद उड़ा रखी है। बेटा अब बस बहुत हो गई तेरी नौकरी। आज तक तूने घर के काम में कभी हाथ नहीं लगाया और मैंने भी कभी दबाव नहीं बनाया, लेकिन बेटा अब तो मुझे भी सोच सोच कर डर सा लग रहा है। मेरी मान 1 महीने की छुट्टी ले ले और कुछ सीख ले बेटा। कैसे चलाएगी तू शादी के बाद घर? तेरे ससुराल में तो तेरी सास भी नहीं है जो तुझे सही गलत सिखा सके। मम्मी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे शादी के बाद मुझे आप अमेज़न के जंगलों में छोड़ने वाली हो, जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं होगी। इतना क्यों टेंशन लेती हैं आप? अरे अब आपका जमाना नहीं रहा कि शादी के नाम से ही लड़कियों की घर के काम के बारे में सोच सोच कर सांसें ऊपर नीचे होने लगे। अरे मम्मा, 2025 चल रहा है। अब हमारे जनरेशन की लड़कियां भी झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने के बारे में सोचकर अपना खून जलाएंगी, तो क्या फर्क रह जाएगा आप में और हम में? आपको पता है ऑफिस में कितना काम है मेरे पास। बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, और आप छुट्टी लेने की बात कर रही हो। हाँ, नौकरी ही कर तू। शादी के बाद ना रोएगी मेरी बातें याद करके। बेटा ये शादी का लड्डू ना बस नाम का लड्डू है, बड़ा तीखा होता है, अच्छों से खाया नहीं जाता ये। हाँ तो माँ अपनी बेटी को कम समझ रही हो क्या आप? इस शादी के लड्डू में जितनी तीखी मिर्च पड़ी हुई है ना, सबका अचार डाल दूंगी मैं, फिक्र मत करो। और फिर जॉब करती है आपकी बेटी। मेरे हाथों में पैसों की पावर है। जो काम करना मुझे नहीं आएगा उसके लिए कोई नौकर लगा लेंगे, या फिर आजकल तो हर काम के लिए एक मशीन मिल रही है। बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर आता है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आती है, यहाँ तक कि अब तो घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए रोबोटिक वाला मॉप भी मिलने लगा है, जो घर के कोने कोने में पोछा मार के घर को चमका के रखता है। अच्छा, और ये बच्चे पालने और तवे पर रोटियां डालने के लिए भी कोई रोबोट आता है क्या? बता दे बेटा। लाख रोबोट आ जाए लेकिन घर की बहू ही होती है, और जब घर में बहू आ जाती है ना तो उसके बाद सबको उसके हाथ से किया काम ही पसंद आता है।
थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा घर का काम सीख ले बेटा। मुझे तो सोच सोच के घबराहट होती है कि पता नहीं कैसे तू शादी के बाद सब मैनेज करेगी। वो टाइम कहाँ है मम्मा मेरे पास? अब बताओ ना, सुबह से लेकर शाम तक तो ऑफिस में रहना पड़ता है, ऑफिस से निकलकर शादी के लिए तैयारी में लगना पड़ता है। अब क्या रात को सोना भी बंद कर दूं? माँ की बातों को निधि पिछले कई सालों से इग्नोर कर रही थी। आज भी माँ की बातों का उसके ऊपर कोई खास असर तो हुआ नहीं था, और इस तरह शादी की तैयारियां और काम के प्रेशर के बीच में 1 महीना भी बीत जाता है और निधि शादी के बाद अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम्हें पता है निधि, हमारी शादी की खुशी सबसे ज्यादा पापा को है, क्योंकि मम्मी को गए 8 साल हो गए और पिछले 8 सालों से पापा घर के खाने के लिए तरस रहे। ऐसा नहीं है कि पापा को खाना बनाना नहीं आता, पापा और मैं दोनों ही काम चलाने भर का खाना बना लेते हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि घर की लक्ष्मी के हाथ में अन्नपूर्णा का वास होता है। जो स्वाद घर की औरतों के हाथों में होता है वो आदमियों के हाथों में कभी आ ही नहीं सकता। पहले माँ थी तो अपने हाथों से बनाकर हमें गरम गरम रोटियां और हमारी पसंद की सब्जियां खिलाया करती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद तो जैसे इस घर में कभी वो खुशियां लौट कर आई ही नहीं। अरे नमित, कैसी बातें करते हो तुम? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुम अभी भी औरत को अन्नपूर्णा लक्ष्मी बता रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये ना स्किल की बात है। खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? तुम मन से बनाओगे तो हो सकता है तुम्हारा खाना मुझसे बेटर बने। बेटा, हर चीज किताबों में तो नहीं लिखी होती, कुछ बातें इंसान अपने अनुभव से सीखता है, और हमारा अनुभव ये कहता है कि घर की औरत चाहे बाहर जाकर कितना भी बड़ा पद संभाले, लेकिन घर में आकर अन्नपूर्णा बन के उसे अपने परिवार को भोजन जरूर कराना चाहिए, तभी घर में बरकत आती है। जब तक तुम्हारी सास थी तब तक इस घर का कोना कोना मुस्कुराता था, अब देखो कैसे वीराना हो गया इस घर का हर कोना। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो, अब ये रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन पापा जी, मैं तो जॉब करती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मेरे पर मत सौंपिए। बेटा, हम समझते हैं कि तुम नौकरी करती हो, इसीलिए घर के बाकी कामों के लिए हमने नौकर रखा हुआ है। जब इस घर में कोई औरत नहीं थी तब भी हमने कभी नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाया, फिर अब तो तुम आ गई हो तो अब नौकरों के हाथ का खाना खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समझ रही हो ना बेटा? और हाँ, ऐसा नहीं है कि खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है, तुम चाहो तो घर पर काम करने के लिए अंजलि नाम की एक लड़की आती है, उससे खाने की तैयारी में मदद ले सकती हो। निधि को पूरा भरोसा था कि ससुर जी चाहे उसकी बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसका पति नमित उसकी इस बात को जरूर समझ जाएगा। इसीलिए अपने कमरे में पहुंचकर वो एक बार फिर से नमित को समझाने की कोशिश करती है। देखो नमित, ना तो मुझे खाना बनाना आता है, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। तुम्हें पता है ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ मैं, बहुत जिम्मेदारी है मेरे पास। अब ये खाना वाना बनाने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम अपने पापा को समझाओ ना। अरे यार, हम कोई अच्छा सा कुक लगा लेते हैं जो घर में सिर्फ 3 टाइम आकर खाना ही बनाएगी। वो ट्रेंड शेफ होते ना, पैसा थोड़ा ज्यादा लेंगे लेकिन खाना बहुत बढ़िया बनाएंगे। बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद पापा को खुश देखा है मैंने, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या निधि? अरे तुम चिंता मत करो, अंजलि से बोलकर सब्जी काटना, आटा गूंथने वाला सारा काम करवा लिया करेंगे। बस तुम अपने हाथों से सब्जी छौंक दिया करना और पापा के लिए रोटियां बना दिया करना। किसी भी तरह से अपनी दाल गलती ना देख निधि अब परेशान नजर आ रही थी। लगता है खाना बनाना ही पड़ेगा, नमित और पापा जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बनाऊंगी तो तब ना जब मुझे बनाना आता होगा। करूँ तो क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, सोशल मीडिया पर चेक करती हूँ। आजकल तो हर तरह की रेसिपी सोशल मीडिया पर बड़े आराम से मिल जाती है। निधि सोशल मीडिया पर आलू गोभी बनाने की रेसिपी अच्छे से देख लेती है और डिसाइड करती है कि अगले दिन सवेरे वो आलू गोभी की सूखी सब्जी और फुल्के बनाकर ऑफिस चली जाएगी। सुबह 7:30 बजे। अंजलि, तू फटाफट से गोभी, आलू, प्याज वगैरह काट दे और हाँ, थोड़ा सा आटा भी लगा देना। फिर मैं सब्जी और रोटियां बनाती हूँ और तब तक ना मैं रेडी होकर आती हूँ। जी भाभी, मैं कर दूंगी। रेसिपी तो निधि एक दिन पहले देख चुकी थी, इसलिए अब उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं भी ना बिना बात ही घबरा रही थी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं आता सब्जी बनाने में। हाँ, बस एक ग्रेवी वाली सब्जी में जरा कमजोर हूँ, इसीलिए ये सूखी सब्जी बना दिया करूंगी। तेल डालो, उसमें प्याज लहसुन का तड़का डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर भूनकर फिर सब्जी डालकर रख दो, हो गई सब्जी तैयार। लेकिन जब निधि सब्जी बनाने लगी तो ये भूल गई कि सब्जी के लिए तेल कितना लेना है, इसलिए वो कढ़ाई में जरूरत से लगभग 3 गुना तेल निकाल लेती है और उसके बाद रेसिपी में जैसे बताया गया था उसी के अनुसार वो गोभी की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है।
जब दोनों बाप बेटे टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो सब्जी की हालत देखकर दोनों हैरान। बेटा निधि, तू तो बोल रही थी आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाएगी, लेकिन तूने तो रस्सेदार सब्जी बना रखी है। अरे नहीं पापा, ये ग्रेवी नहीं है, तेल है। तेल छान कर ही सब्जी निकालिएगा अपने लिए। बेटा मुझे लग रहा है कि बहू बिल्कुल ही अनाड़ी है, इसे सब्जी बनानी आती नहीं है। क्या रसोई संभालेगी है? 3 लोगों की सब्जी में क्या इतना तेल डाला जाता है कि सब्जी नीचे रह जाए और तेल ऊपर तैरता रहे? सॉरी पापा जी, वो आज ना थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। अगले दिन निधि फिर से आलू की सूखी सब्जी बनाती है। आज मुझे ख्याल रखना है कि कल सब्जी में तेल ज्यादा हो गया था, आज बिल्कुल थोड़े से तेल में सब्जी बनाऊंगी, फिर देखती हूँ घर में सबको कैसे पसंद नहीं आती। निधि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल निकालती है और आलू डालकर सब्जी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि आलू तो बार बार कढ़ाई में चिपके जा रहा है। लगता है तेल कुछ ज्यादा ही कम हो गया है, इसीलिए आलू बार बार चिपक रहे हैं। बड़ी उलझन हो रही है, इससे तो अच्छा मैं थोड़ा तेल ही बढ़ा देती हूँ। निधि एक बार फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल बढ़ा देती है और उसके बाद जब सब्जी बनती है तो अब की बार आलू बिल्कुल भी नहीं चिपकते, जिसे देखकर निधि खुश हो जाती है। ये हुई ना बात निधि, आज तेरी सब्जी एकदम परफेक्ट बनेगी। वो तो तुझे सही समय पर याद आ गया कि कढ़ाई में तेल बढ़ाने की जरूरत है, वरना आज आलू की सब्जी नहीं बल्कि आलू की राख से ही नाश्ते में पराठे खिलाने पड़ते मुझे सबको। कुछ देर बाद जब नमित और उसके पापा डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आज फिर से बहू की आलू की सब्जी में बहते हुए तेल को देखकर उनका दिमाग गर्म हो जाता है। अरे बहू, अब तू क्या महीने में मेरा ऊपर का टिकट कटाना चाह रही है जो रोज रोज ऐसा खाना बनाकर सामने रख देती है? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं पापा जी, मैंने तो खुद अपने हाथों से ये खाना बनाया है, जैसा कि आपने मुझसे कहा था। बेटा कहा तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहू को तेल से इतना प्यार है कि वो 1 महीने का तेल 4 दिन में ही डालकर सब खत्म कर देगी। अरे बेटा, सब्जियां ऐसे बनती है क्या? माना तुमने कभी सब्जी बनाई नहीं है, लेकिन खाई तो होगी। तुम्हारी मम्मी जो खाना बनाती थी, क्या उसमें से तेल ऐसे ही बहता रहता था? सही बताया तो खाने लायक भी नहीं बनी है तुम्हारी सब्जी। हमसे नहीं खाया जाएगा बेटा ये इतना तेल वाला खाना। तुम ऐसा करो, हमको 1 गिलास दूध दे दो, हम तो दूध से ही पराठा खाकर चले जाएंगे। अरे पापा जी, अब समझ नहीं रहे हैं, वो जो सब्जी में एक्स्ट्रा तेल होता है ना, यही तो आजकल कुकिंग का नया सीक्रेट है। ये एक्स्ट्रा तेल निकालकर कटोरी में रख लो और फिर अगर इस तेल से पराठे बनाओ तो ओए क्या टेस्टी पराठे बनते हैं। बस इसीलिए मैं भी सब्जी में थोड़ा तेल एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, ताकि फिर इस मसाले वाले तेल के जब कुरकुरे कुरकुरे पराठे सेको तो उन्हें खाकर मुंह से वाह वाह निकलने लगे। अच्छा, तो तुम्हारे पीले पीले पराठों का राज यह है कि तुमने इन पराठों को भी इस सब्जी में से निकले हुए तेल से बनाया है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक है पापा जी। आप तो बस ये बताइए, पराठे खाने में लग रहे हैं ना एकदम लाजवाब। मम्मी तो बेटा थोड़ा समझाओ अपनी पत्नी को, ऐसी बिन सर पैर की बातें करके क्या साबित करना चाह रही है ये? क्या यार निधि, कौन करता है ऐसे? सब्जी में एक्स्ट्रा तेल डालकर फिर बचे हुए तेल के पराठे बनाकर खाए। अरे कहाँ से लाती हो तुम ये अजीबोगरीब नुस्खे? नमित कैसे बात कर रहे हो तुम? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। वो क्या है ना, सूखी सब्जियों में अगर तेल नहीं रहता तो वो चिपकने लगती है, फिर मुझे डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो सब्जी जलकर खराब हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना तेल बढ़ाती जाती हूँ और जब सब्जी बनकर तैयार होती है तो तेल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिखाई देने लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रसेदार सब्जियां बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए इतना सारा तेल झोंक कर सूखी सब्जियों को भी ग्रेवी वाला बना देती हो। अगर यही बात है कि तुम्हें सूखी सब्जियों में तेल का अंदाजा नहीं लग पा रहा और उनके जलने का डर के कारण तुम तेल बढ़ाती हो, तो ठीक है, आज से तुम ग्रेवी वाली ही सब्जी बनाना। ग्रेवी वाली सब्जी में सब्जियों के चिपकने या जलने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उन्हें तो पानी डालकर पकाया जाता है ना, इसलिए कम तेल में भी बड़े आराम से पक जाया करेंगी। कम से कम ये रोज रोज के खाने के टेबल पर पापा को मुंह बनाकर तो नहीं उठना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, कल से मैं रस्सेदार यानी कि ग्रेवी वाली सब्जियां ही बनाऊंगी। निधि नौकरानी से कहकर लौकी की सब्जी कटवा लेती है। सब्जी छौंकने के बाद निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि अब सब्जी में ग्रेवी तैयार करने के लिए पानी कितना डाला जाए, इसलिए कंफ्यूज होकर वो पहले 1 गिलास पानी डालकर सीटी लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब 3-4 सीटी के बाद वो कुकर खोलकर देखती है तो उसे लौकी की सब्जी में ज्यादा ग्रेवी नजर नहीं आ रही थी। लगता है पानी कम रह गया। ग्रेवी वाली सब्जी में ग्रेवी नहीं होगी तो फिर पापा जी मुझे बातें सुनाएंगे। ऐसा करती हूँ, 2 गिलास पानी और डाल देती हूँ,
तब जाकर अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। निधि 2 ग्लास पानी और डालकर फिर से कुकर में 2 सीटी लगा देती है। लेकिन इस बार सब्जी की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि उसने खाने के लिए सब्जी बनाई है या फिर तैरने के लिए, क्योंकि सब्जी में अब सिर्फ और सिर्फ पानी 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 नजर आ रहा था। सब्जियां तो पता नहीं घुलकर पानी में कहां गायब हो गई थी। क्या यार निधि, पहले तो तुम बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। तुम सोशल मीडिया देखकर जो डिश मैं कहूंगा वो बनाकर खिला दोगी। अब ये लौकी की सब्जी भी नहीं बन पा रही है तुमसे। क्या बनाया है ये तुमने? और इसे लौकी की सब्जी क्यों कह रही हो? लौकी का सूप ही क्यों घोषित नहीं कर देती? अब मैं क्या करूं अमित, 2 लोगों के लिए जितनी सब्जी का अंदाजा वो लोग बताते हैं उतनी सब्जी में तो हमारे घर में कुछ हो ही नहीं पा रहा। मुझे उसकी लगभग डबल सब्जी बनानी पड़ रही है, तो फिर मैं उसी के अनुसार बाकी चीज भी डबल कर देती हूँ, तो सब्जी अच्छी नहीं बन पाती। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ऐसा करो, कल फिर से ट्राई करना और थोड़ा सा पानी कम डालोगी तो बन जाएगी अच्छी सब्जी। नमित ने कह तो दिया था, लेकिन निधि के खाने बनाने के तरीकों में कोई सुधार नहीं आ पा रहा था। लगभग 5 दिनों तक लगातार बहू के हाथ की वो स्विमिंग पूल जैसी पानी वाली सब्जियां खाने के बाद नमित के पिताजी ने हथियार डाल दिए थे। बेटा, जैसा खाना तुम बना रही हो ना, इससे बुरा तो कोई नौकर भी बेचारा क्या ही बनाएगा। गलती हमारी है जो हमने तुम्हें अन्नपूर्णा का रूप कहा। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो, चाहो तो क्या ढंग का खाना नहीं बना सकती? लेकिन तुम कोशिश ही नहीं करती। पापा जी, सुबह के समय मुझे इतनी जल्दी होती है कि उस समय मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं पाती। बस फटाफट कुकर में सब्जी डालकर 2 ग्लास पानी डालने के बाद सीटियां लगा देती हूँ। देख बेटा, मुझसे ये तेरी पानी में डूबी सब्जी तो नहीं खाई जाएगी। उससे अच्छा है तू अपनी वही ज्यादा तेल वाली सब्जियां बना लिया कर। और फिर वैसे भी जब से तूने ये पानी वाली सब्जियां बनानी शुरू करी है ना, हम तेरे बचे तेल के चटपटे पराठे भी तो मिस कर रहे हैं। अब क्या बताऊं बेटा, तेरे हाथ के वो चटपटे तेल वाले पराठे की आदत सी हो गई है। तो वही सूखी सब्जियां बना लिया कर और बचा हुआ तेल निकाल कर उसके पराठे सेक दिया कर, हैं? फिर भी अगर तेल सब्जी में दिख जाएगा तो हम छलनी में छान कर सब्जी खा लेंगे। लेकिन बेटा प्लीज अपनी ये पानी वाली सब्जी खिलाकर टॉर्चर मत कर। ससुर की बात सुनकर निधि खुश हो जाती है और एक बार फिर से नीचे सब्जी ऊपर तेल वाली अपनी रेसिपी शुरू कर देती है।